जय हिंद क्लास। आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसे कि हमने अपनी पिछली क्लास उत्तर वैदिक काल शुरू की थी, उसमें हमने काफी पॉइंट हो गए थे। उसका एक टॉपिक बचा तो वो हम आज कंप्लीट कर लेंगे। तो उत्तर वैदिक काल हमारा कंप्लीट हो जाएगा, वैदिक काल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आइए अपने टॉपिक पर आते हैं। उत्तर वैदिक काल तो हमने पिछली क्लास में उत्तर वैदिक काल का काफी कुछ करवा दिया, तब उसका एक टॉपिक बचा है, वो भी हम देख लेते हैं। तो आइए उत्तर वैदिक काल के बारे में देखते हैं। तो उत्तर वैदिक काल, इसकी पहले तो उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कितने आधार पे थी। तो जब से वर्ण व्यवस्था बनी है, पहले कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी। इसके बाद जब उत्तर वैदिक काल आता है 1000 ईसा पूर्व के बाद, तो उसमें जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पर ना होकर वो धर्म के आधार पर हो गई, वो जाति के आधार पर हो गई, जन्म आधारित हो गई। जो हमारी जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल से चल रही है, प्रारंभ होती है, वो हमारी आज तक जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था चालू है। तो वर्ण व्यवस्था में हमारे मेनली कौन आते हैं? चार लोग आते हैं। चार लोग कौन कौन आते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण जो पूजा पाठ करवाता था या धार्मिक अनुष्ठान करवाने वाला कौन होता था? ब्राह्मण होता था। शिक्षा देने वाला कौन होता था? ब्राह्मण होता था। उच्च वर्ग किसको माना जाता था? ब्राह्मण को माना जाता। उसके बाद क्षत्रिय आता था। क्षत्रिय का काम होता था युद्ध करना या अपने लोगों की रक्षा करना। तो क्षत्रिय का कौन कौन सा था? युद्ध करना, अपने लोगों की रक्षा करना, और उसको राजा बनने का काल, सेनापति बनने का, जो मेनली सैनिकों का काल होता था वो किसका होता था? क्षत्रियों का होता था। इसके बाद आता था वैश्य। वैश्य वो होते थे जो व्यापारी कहे जाते हैं, जो व्यापार करते थे, एक जगह दूसरी जगह व्यापार करने जाते थे। व्यापारी किस में आते थे? वैश्य में आते थे, या इन्हें बनिया भी कहा जाता है। इसके बाद चौथा था शूद्र। तो शूद्र जो होते थे, वो इसमें लिखा नहीं है, शूद्र होते थे वो हमारे जो, जैसा आज हम लोग कहते हैं डी ग्रेड की जो जॉब करते हैं उनको शूद्र कहा जाता था। जो नालियां साफ करते हैं, जो सीवरेज साफ करते हैं, जो शहरों की सफाई रखते हैं। तो मेन काम जो शहर की सफाई करने का काम या इन तीनों की सेवा करने का काम सबसे प्रमुख उस समय जो उत्तर वैदिक काल तक जो इनकी वर्ण व्यवस्था चालू हुई थी, तो शूद्रों का काम यही था कि तीनों की सेवा करें, वह साफ सफाई या जो शहर की गंदगी उसको साफ करें। तो शूद्रों का क्या काम था? ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य की सेवा करना, व शहर की साफ सफाई की सुरक्षा करना, वो शहर के साफ सफाई की व्यवस्था करना। तो ब्राह्मण का कार्य क्या था? पढ़ना या पढ़ाना, शिक्षा देना, शिक्षा ग्रहण करना। क्षत्रिय का वही राजा वाला, और क्षत्रिय जैसे भी हमारी सेना में जो कही जाती है वो अधिकतर जितने भी हैं क्षत्रिय लोग ज्यादा जाते हैं सेना में। इसके बाद वैश्य, वैश्य व्यापारी होते हैं, और शूद्र जो सबसे नीचे कैटेगरी के होते हैं, और शूद्र का काम होता है इन दिनों का काम करना। तो चलिए वर्ण व्यवस्था, तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन से काल से जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्म के आधार पर न होकर वो जन्म आधारित हो गई? तो उत्तर वैदिक काल से। तो कर्म के स्थान पर जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था कब से चालू होती है? उत्तर वैदिक काल से। तो उत्तर वैदिक काल से वर्ण व्यवस्था किस तरीके से चालू होती है? कर्म के स्थान पर जन्म आधारित हो जाती है। तो कर्म के स्थान पर जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था किस कालखंड में होती है? उत्तर वैदिक काल में होती है। और कौन कौन से चार होती थी वर्ण व्यवस्था में? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य को उत्तर वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था, क्या कहकर पुकारा जाता था? तो द्विज कह के इन तीनों को पुकारा जाता था। किसको किसको? ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य को द्विज कह के पुकारा जाता था, और शूद्र को द्विज से अलग रखा गया था। और बाकी सबको पता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो होते थे वो पूजा पाठ करते थे, शूद्रों को पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं था। यही तीनों यज्ञ अनुष्ठान करते थे, शूद्र उसमें यज्ञ अनुष्ठान नहीं कर सकते थे। यही हाल महिलाओं का भी हो गया था। इनके समय की महिलाएं उसमें यज्ञों में भाग नहीं ले सकती थी। महिलाओं का अब जो हड़प्पा सभ्यता जो मात्र सत्तात्मक थी, अब यहाँ से प्रत्यय सत्तात्मक आती है, और महिलाओं की यहाँ से जो उनकी क्या कहते हैं, जो महिलाओं का सम्मान था वो यहाँ से गिरने लगता है। तो और शूद्र का भी वही हाल था कि शूद्र इनकी पूजा इनकी नहीं वो यज्ञ नहीं कर सकते हैं, पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, अपना अनुष्ठान कोई नहीं कर सकते, वो इन तीनों की सेवा ही कर सकते हैं। इसके बाद आश्रम व्यवस्था आती है इसमें। तो आश्रम व्यवस्था,
तो 4 प्रकार के आश्रम बताए गए। तो हम लोग भी पता है 4 प्रकार के ही जो हमारा जीवन बांटा जाता है वो 4 प्रकार के 4 भागों में बांटा जाता है। उन 4 भागों में बांटने को क्या कहा जाता है? उनको ही आश्रम कहा जाता है। जो हमारा जो जीवन 4 भागों में बांटा जाता है उसको क्या कहा जाता है? आश्रम कहा जाता है। तो कौन कौन से 4 आश्रम है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। संन्यास सबसे बाद में जोड़ा गया है। तो पहले 3 कौन कौन? वो ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जो मेनली शुरू होता था वो 5 साल से 25 साल की उम्र तक के बच्चे इसमें होते थे। तो ब्रह्मचर्य में स्टूडेंट लाइफ होती थी। इसमें बच्चा जन्म लेता था, 5 साल तक वो अपने घर ही में रहता था। फिर 5 साल बाद वो गुरुकुल भेज दिया जाता था। 25 साल तक की उम्र में गुरु की सेवा करता था, वो गुरुकुल में ही पढ़ाई लिखाई करता था। वो जो भी उसको सीखना होता था, ब्राह्मण बनता था या क्षत्रिय बनता था, वो गुरुकुल से ही इसी 5 से 25 वर्ष की उम्र में ही करता था। इस कालखंड को ब्रह्मचर्य कहते हैं। इसके बाद आता है गृहस्थ। तो गृहस्थ जीवन 25 से 50 वर्ष का होता था। तो गृहस्थ जीवन 25 से 50 वर्ष का होता था। इस गृहस्थ जीवन क्या 25 से 50 वर्ष के बीच में शादी की जाती थी। उसका वैवाहिक जीवन होता था। उसके बच्चे होते थे। वो अपने जो कमाने खाने का काम होता था वो गृहस्थ जीवन में करता था। कितनी कमाई करनी, कितना क्या है, कितना कुछ है, वो गृहस्थ जीवन में होता था। पढ़ाई किसमें होती थी? ब्रह्मचर्य में, गृहस्थ। इसके बाद कमाने धमाने का समय शुरू हो जाता था। फिर आता था वानप्रस्थ। वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष की उम्र में को कहा गया है। यह सामाजिक जीवन होता था कि अपने अनुभव जो इन्होंने 50 साल के अनुभव जो इन्होंने कमाए वो अब लोगों को बताएं, आने वाली जनरेशन को बताएं या सामाजिक जीवन व्यतीत करें, आम जीवन व्यतीत करें। अब इनको कमाने धमाने से नहीं, अब इनको लोगों को राह दिखाना है कि आप ये ऐसा करें, ये ऐसा करें, राज्य के लिए ये सही है, ये गलत है। तो सामाजिक जीवन वानप्रस्थ कब से होता है? 50 से 75 वर्ष के बाद होता है। इसके बाद संन्यास। तो संन्यास होता था 75 वर्ष के बाद जितनी जीवन आप जिएंगे उसको संन्यास कहा जाता है। लेकिन मानव की जो बताया गया कि जीवन वो कितने साल जीता है? 100 वर्ष जीता है। तो मानव की 100 वर्ष ही इसका बताया गया है कि वो 100 वर्ष के लिए संन्यास का बताया गया। लेकिन उसके ऊपर भी जो जाता है वो संन्यास लेता है। संन्यास सबको पता है कि वो पूरे गृह त्याग कर देता है, हर चीज का उसका मोह माया बंद हो जाता है। वो संन्यास लेके कहीं पहाड़ों पे या किसी ऐसे स्थान पे चला जाता है जहां उसको दूसरे लोगों से टच खत्म होता है, सीधे वो भगवान पे ध्यान लगाता है। तो कौन सा होता है? संन्यास होता है। तो आश्रम कितने प्रकार के? 4 प्रकार के हैं। या सीधी भाषा में क्या है, हम अपने जीवन को कितने भागों में बांटते हैं? तो 4 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। इसके बाद ये जो उत्तर वैदिक काल शुरू होता है इसमें स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। जो अभी तक हम हड़प्पा सभ्यता में जो मात्र सत्तात्मक थी वो धीमे धीमे वैदिक काल में आते आते, भौतिक वैदिक काल में आते आते वो मात्र सत्तात्मक से पितृ सत्तात्मक तक जाती रही। लेकिन ऋग वैदिक काल महिलाओं की इतनी स्थिति खराब नहीं होती जितनी मात्र उसमें उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में ज्यादा गिरावट आने को मिलती है। ना इनको पूजा पाठ करने को मिलता है। जो सभा समिति जो हमने ऋग वैदिक काल में बताई थी कि वो राजा का चुनाव करती है, उसमें से भी महिला भी थी। सभा में, समिति में महिलाएं भी होती थी। लेकिन समिति से भी इनको निकाल दिया जाता है। इनको पूजा करने नहीं दिया जाता है महिलाओं को। तो महिलाओं की भी स्थिति दिन ब दिन उत्तर वैदिक काल में गिरती जा रही थी। तो स्त्रियों की दिशा में गिरावट कौन से काल में आती है? उत्तर वैदिक काल में आती है। ऋग वैदिक काल भी ऑप्शन होगा, लेकिन ऋग वैदिक काल से ज्यादा खराब किसमें आती है? उत्तर वैदिक काल में आती है। इसके बाद उत्तर वैदिक काल में जो कृषि था वो आर्यों का मुख्य व्यवसाय था या मुख्य अर्थव्यवस्था का स्रोत कौन सा था? कृषि था, वह व्यवसाय भी था। उत्तर वैदिक काल कृषि आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। कृषि जो था वो आर्यों का मुख्य व्यवसाय था या अर्थव्यवस्था का स्रोत कौन सा था? कृषि था। और उसके बाद कृषि भी लिख सकते हो। दूसरे नंबर पर अगर कृषि ऑप्शन नहीं होगा तो व्यापार लिखा जाएगा। ये दूसरा है। अगर पहले पे कृषि नहीं आता है, कृषि ऑप्शन नहीं देता है कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों का प्रमुख स्रोत कौन सा था, अगर कृषि ऑप्शन में नहीं होगा तो व्यापार उसका ऑप्शन आंसर हम टिक करेंगे। तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय कौन सा था? कृषि था। और दूसरा कौन सा था? व्यापार था। और जो इनका मुख्य व्यवसाय कृषि था उसमें ये कौन कौन सी फसल उगाते थे? तो हमने हड़प्पा सभ्यता में देखा तो वो जौ की उत्पादन बहुत करते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते जौ का उत्पादन कम होने लगा और गेहूं एवं धान की खेती ज्यादा होने लगी। तो उत्तर वैदिक काल में
किसकी कृषि कौन सी खेती ज्यादा होने लगी थी? गेहूं एवं जौ धान की खेती ज्यादा होने लगी थी। और किसकी खेती कम होने लगी थी? जौ की खेती कम होने लगी थी। तो इनकी मुख्य फसलें कौन कौन सी? गेहूं और धान। और कौन कौन सी फसल को मुख्य रूप से हटा के वो निम्न वर्ग में आ गई थी? तो जौ आ गई थी। जौ का जो रूप था वो इसका उत्पादन कम होने लगा था, इसका खपत कम होने लगी थी। तो मुख्य फसल कौन सी? गेहूं एवं धान। कौन से वर्ग, कौन से कालखंड में? उत्तर वैदिक कालखंड में। और इनका मुख्य अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? कृषि पर आधारित थी, वह व्यापार पर आधारित थी। तो चलिए उत्तर वैदिक काल की जो कुछ शब्द हैं जो क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है अधिकतर, वो भी हम देख लेते हैं। पुराने जमाने में उनको क्या कहते हैं, तो नया वर्तमान नाम उनका क्या है, तो उसकी भी हम चर्चा भी देख लेते हैं उसकी भी। तो चलिए आइए देखते हैं। तो आइए, जो पेपरों में मेनली जो शाब्दिक अर्थ पूछे जाते हैं, शब्दावली जो मेनली पूछे जाते हैं वही हमने लिए हैं। तो वैदिक शब्द व उनके वर्तमान शब्द के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला हमारा गोधूम। तो गोधूम को प्रेजेंट टाइम क्या कहा जाता है? गेहूं कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल में गेहूं को क्या कहा जाता था? तो गोधूम कहा जाता था। क्वेश्चन इस प्रकार पूछता है, या गोधूम किसको कहा जाता था? उत्तर वैदिक काल में गोधूम का अर्थ क्या था? तो उसमें गोद दिया, तो इसका मतलब गाय नहीं होगा, गोधूम मतलब गेहूं। इसके बाद ब्रह्मी। तो ब्रह्मी किसका था? धान का था। तो ब्रह्मी किसका? धान का। तो ब्रह्मी को क्या कहा जाता? धान कहा जाता था। तंदुल। तंदुल चावल को कहा जाता था। तंदुल किसको कहते थे? चावल को कहते थे। यव किसको कहते थे? जौ को कहते थे। तो चारों फसलों का आपको नाम याद रखना है, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में चारों फसलें पूछी जा चुकी है पेपरों में, या इनकी मैचिंग भी पूछ सकता है। अभी तक मैचिंग तो नहीं पूछी गई, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ पूछा गया है। लेकिन अगर पेपर जब बना होगा तो इनका मैचिंग भी पूछ सकता है। तो गोधूम को क्या कहा जाता है? गेहूं। ब्रह्मी को धान, तंदुल को चावल, यव को जौ। गोधूम को गेहूं, ब्रह्मी को धान, तंदुल को चावल, यव को जौ। तो आप इस प्रकार याद कर लीजिए, 3-4 बार बोलेंगे आपको याद हो जाए। गोधूम को गेहूं, ब्रह्मी को धान, तंदुल को चावल, यव को जौ। इसके बाद क्षेत्रिम को क्या कहते हैं? क्षेत्रिम होता था ब्राह्मण। मतलब क्षेत्रिम को क्या कहा जाता है? क्षेत्रिम मतलब क्षेत्र ना समझिएगा आप। तो क्षेत्रिम का अर्थ होता था ब्राह्मण। तो उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण को क्या कहा जाता था? किस नाम से बुलाया जाता था? क्षेत्रिम नाम से बुलाया जाता था। क्षेत्रिम किसको कहा जाता था? ब्राह्मण को कहा जाता था। इसके बाद ब्राजपति आता था। यह क्वेश्चन नेट के पेपरों में 4 से 5 बार आ चुका है और पीसीएस में भी पूछा जा चुका है। तो ब्राजपति किसे कहते थे? चारागाह का अधिकारी या गांव का प्रधान। तो क्वेश्चन इस प्रकार नहीं पूछता था कि ब्राजपति किसे कहते हैं, यह पूछता था कि उत्तर वैदिक काल में गांव का प्रधान किसको कहा जाता था? तो ब्राजपति को कहा जाता था। या चारागाह का अधिकारी किसे कहा जाता था? ब्राजपति को कहा जाता था। यह इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि चारागाह का अधिकारी उस समय सबसे प्रमुख जो जानवर माना गया, सबसे प्रमुख जिसके लिए युद्ध ही हो जाते थे, वो गाय को माना गया था। और गाय का चारागाह जो होता था, उसका जो अधिकारी होता था उसे ब्राजपति कहते थे। तो चारागाह का अधिकारी या गांव का प्रधान वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। या ये कह ले, जो उत्तर वैदिक काल था उसमें जो गांव का प्रधान होता था वो चारागाह का भी अधिकारी बना दिया जाता, स्वतः ही चारागाह का अधिकारी बना दिया जाता था। उसको किस नाम से जानते हैं? ब्राजपति नाम से जानते हैं। तो ब्राजपति चारागाह का अधिकारी व गांव का प्रधान था। इसके बाद जन या विष, ये हमारे कबीले होते थे। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि जन या विष को किस नाम, कबीले को उत्तर वैदिक काल में किस नाम से जाना जाते थे? जन के नाम से। जन मतलब समूह, एक लोगों का समूह, उसको जन कहते हैं। और विष, तो विष का भी अर्थ क्या होता था? कबीले होता था। तो जन या विष किसे कहते हैं? कबीले को कहा जाता था। तो एक बार फिर देख लेते हैं वैदिक शब्द या वर्तमान शब्द। नाम का वैदिक शब्द तो बहुत सारे हैं, उनके वर्तमान भी कई सारे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वही हमने करवाए हैं। तो गोधूम को गेहूं, ब्रह्मी को धान, तंदुल को चावल, जौ को यव, क्षेत्रिम को ब्राह्मण, ब्राजपति को गांव का प्रधान या चारागाह का अधिकारी, जन या विष को कबीले। तो हमारा उत्तर वैदिक काल यहां से खत्म होता है। इसके बाद हम कल अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो कल से नया टॉपिक शुरू होता है हमारा। ये उत्तर वैदिक काल या वैदिक काल हमारा खत्म हो गया है। और जिस किसी को भी कोई समस्या या नया टॉपिक आपको पूछना हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, वो आपको यहाँ समझा दिया जाएगा। कुछ समझ में ना आए वो भी आप हमको बता सकते हैं। इसके बाद कल से नया टॉपिक चालू करते हैं। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे नई क्लास के साथ। आज के लिए जय हिंद।